जय हिंद, जय भारत। तो आज हम डीपली डिस्क्राइब करने वाले हैं हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर। एक इफेक्टिव आंसर आप कैसे लिख सकते हो, वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं जिनको लिखने से आपका आंसर काफी इफेक्टिव बन जाता है और एक भी नंबर रेड्यूस होने के चांसेस नहीं रहते हैं, इवन कि फुल मार्क्स का चांस आपका क्लियर हो जाता है। तो जो मेरा पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस रहा है एज एन इवेल्युएटर, एक कॉपी चेक करने का जो एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि जो एस्पेक्ट्स बच्चे फॉलो करते हैं जिनके बेसिस पे हमें फुल मार्क्स देना पड़ जाता है, तो उन पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे हमने ये 5, 6, 7 पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिनको आप अच्छे से ग्रैब करोगे और उसके बाद से एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट है सिंगल टेंस। सिंगल टेंस या फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये क्या होती है? टेंस के चैप्टर में हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाया था और वो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो टेंस वाला। इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी वहां से देखने से। तो पहला है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है, फिर जो टेंस है ना, मस्ट बी फॉलोड। एक टेंस को आपको फॉलो कराना है पूरे आंसर में। जैसे आपने अगर प्रेजेंट से स्टार्ट कर दिया तो प्रेजेंट में ही खत्म कर दो, अगर पास्ट से स्टार्ट कर दिया तो पास्ट में खत्म करोगे, यानी एक टेंस को लेकर के चलना है। अगर आपने कई सारे टेंस को मर्ज कर दिया एक साथ ना, तो ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना कि आप लिखना किस में चाहते हो, आपका आंसर क्या था। दूसरा है ना, कंटेंट शुडंट बी कॉपीड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है कि आपका जो कंटेंट होता है, जो बुक में ऑलरेडी लिखा रहता है या फिर किसी पैसेज में लिखा रहता है, आप उसको हूबहू उठा के कॉपी कर देते हो और पेस्ट कर देते हो, तो आपके नंबर बहुत ज्यादा हद तक रेड्यूस हो सकते हैं। क्योंकि हमने भी किया है तो हमें इस बात का अंदाजा है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि हम किसी पैसेज में किसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए उसमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जो पॉइंट क्वेश्चन की किसी वर्ड से मैच कर जाए, और फिर जहां एंड होता है वहां से वहां तक पेस्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम एक सही आंसर लिख दिए, बट ये फंडा बिल्कुल गलत है। अगला है अ प्रॉपर आंसर कॉन्टेन सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट। एक अच्छा आंसर सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट को प्रेफर करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कहानी आप पढ़ रहे हो तो उस कहानी के कंटेंट को आपको कॉपी नहीं करना है, बल्कि उस कंटेंट के बेसिस पे खुद का कंटेंट क्रिएट करना है। यानी आपका दिमाग किस हद तक जाता है कि आप उसको दूसरी पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो। चीजें सेम रहती हैं बट उसके आधार पे कहानी खुद की क्रिएट होती है, स्टाइल अपनी होती है ना, लिखने का जो तजुर्बा होता है वो अपना होता है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग ऑफ पैराग्राफ क्या है? जैसे एक किसी की कहानी हम जब लिखते चले जाते हैं तो मान लो उसके कई सारे पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, उसके कई सारे ऐसे पहलू होते हैं जिसको हमें देखना पड़ जाता है। जैसे आप किसी के बारे में उसकी क्वालिटी को डिस्कस कर रहे हो, तब तक उसके द्वारा कही गई दूसरी बातों का जिक्र करने लग गए, तो आप क्या करोगे ना, वहां पैराग्राफ की चेंजिंग करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो ये नहीं समझ पाते हैं कि पैराग्राफ की चेंजिंग मतलब क्या होता है। कुछ तो लाइन ही छोड़ देते हैं, कुछ एकदम यहाँ अगर खत्म हुआ तो यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। ये फंडा गलत होता है। हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखाएंगे कि पैराग्राफ की चेंजिंग कैसे करते हैं। अगला है क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ आंसर। जो आंसर का लास्ट पैराग्राफ होता है, जहां पर आप आंसर को फिनिश करने वाले होते हो, उस पैराग्राफ को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, वो इफेक्टिव होना ही चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। देखो, दो चीज काफी कॉमन है हमारे लिटरेरी टर्म्स में भी अगर देखा जाए तो, या एजुकेशनल फील्ड में देखा जाए तो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और एक कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो अंत आपका अच्छा होना चाहिए। अगला है फ्रेजल वर्ब पावर्स एंड सिंथेसिस शुड बी यूज्ड। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब आपकी हो गए मुहावरा संबंधी वर्ड, जो दो शब्दों को मिलकर के एक शब्द बनाए जाते हैं। प्रोवर्ब आपका कहावत हो गया, जैसे हम कहते हैं ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी दूर के ढोर सुहावने होते हैं। इस तरीके की वर्ड आप यूज कर सकते हो। सिंथेसिस, सिंटैक्स वगैरह यूज कर सकते हो। देखो, आपने अक्सर सुना होगा ना कि कुछ लोग कहते हैं भाषा बहुत ज्यादा सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। तो देखो, ये चीज सही है कि भाषा सिंपल होनी चाहिए, लेकिन ये वहां के लिए ना जहां हम किसी चीज का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। जैसे लेटर राइटिंग हो गया, आपका रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आपका नोटिस राइटिंग हो गया, यहाँ पर लैंग्वेज आपकी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन अब ये आंसर राइटिंग कर रहे हो, लिटरेरी टर्म्स के आधार पे कर रहे हो, तो रीडर
जो है आपका एग्जामिनर जो है वो इवैल्यूएटर है, उससे समझ आना चाहिए ना कि आपकी स्टैंडर्ड क्या है, आप किसी आंसर को किस हद तक ले जाकर के लिख सकते हो, कितने अच्छे तरीके से अपना स्टैंडर्ड उसमें डाल सकते हो, तो ये उसे पता होना चाहिए, इसलिए इसका यूज कर देते हैं। क्योंकि वैसे भी देखो ना, ये जो चेक करता है वो इंग्लिश का ही तो टीचर होगा ना, तो इंग्लिश का टीचर होगा तो आप कैसे भी लिखोगे तो स्टैंडर्ड को भांप लेगा। लेकिन जो लेटर राइटिंग और नोटिस राइटिंग होती है ना, वो हर लोग पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रेट क्यों ना करते हो, इसलिए उसको नॉर्मल लिखा जाता है लैंग्वेज को। अगला है स्टार्टिंग ऑब्लिक इनिशियल पॉइंट ऑफ आंसर। ये स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम बात है, दोनों का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है। ये ज्यादा इफेक्टिव क्यों होनी चाहिए, जैसे अभी हमने आपको कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा हमने इसलिए कहा कि जब पहली लाइन पढ़ी जाती है ना, तो ये पता चल जाता है कि आपका स्टैंडर्ड लेवल क्या है और आप कहाँ तक जा सकते हो इसकी थिंकिंग के बेस में, है ना। तो ये 7 पॉइंट आपको हमने बना रखे हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, ये अगर आप ग्रैब करते हो ना तो आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं और आप फुल मार्क्स पाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। और आपसे बताया ना कि अगर आप कंटेंट कॉपी करते हो तो उस पर चैलेंज भी नहीं होता है, लेकिन अगर सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट थोड़ा गलत भी होता है ना, और इन पहलुओं को अगर आप फॉलो करते हो तो नंबर आपके कटते नहीं और उस पर चैलेंज आप कर सकते हो सीबीएसई को जब चाहे तब। तो देखते हैं एक एक स्लाइड करके कि इसमें क्या क्या दिया गया है और समझते हैं ना। पहले स्लाइड में देखो सिंगल टेंस की बात करी गई है। अब इस सिंगल टेंस की बात हमने क्यों की है, पहले भी हमने बता रखा है आपको कि सिंगल टेंस ही एक आंसर में लिखा जाता है। क्यों, तो देखो कह रहा है कि इन विच टेंस, जिस टेंस में ना द फर्स्ट सेंटेंस इज स्टार्टेड, पहला सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है। किसी भी आंसर कंटेंट का पहला सेंटेंस जिस टेंस में आप स्टार्ट करोगे ना, होल कंटेंट इज रिक्वायर्ड, तो पूरे कंटेंट को आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी ना द सेम वन, कि सेम टेंस आप लेकर के चलो जिस टेंस में आपने स्टार्ट करा। वी डोंट केयर ऑन इट, हम इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। एंड यूज वेरियस टेंस एज, और बहुत सारे टेंस को यूज कर देते हैं। जैसे बहुत सारे टेंस का मतलब क्या है कि हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों को ना मर्ज कर जाते हैं, और जब हम दोनों को मर्ज कर जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना कि आप लिखना किस में चाहते हो। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं ना, इज और वाज दोनों का यूज कर लेते हैं अपने आंसर के अंदर, कैन के साथ कभी कभी सेकेंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं अपने आंसर में, तो ये गलत है। सेकेंड फॉर्म पास्ट के लिए यूज होता है। आप क्या करते हो कि दिस दैट दोनों का यूज कर लेते हो, दैट का यूज हम पास्ट में करते हैं, दिस का यूज प्रेजेंट में करते हैं, तो ये सारी गलती हमको बिल्कुल नहीं करनी है। इसी एक एग्जाम्पल देकर के आपको हमने बता रखा है यहाँ पे, ऐसे आंसर राइटिंग आपको लिखना होगा। लिंको वॉज अ फार्मर, यहाँ पर वॉज क्या है, पास्ट फॉर्म है बी का, या फिर वॉज को आप कैसे भी समझते हो कि पास्ट है। ही डिड हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क करता था, तो डिड लगा यहाँ सेकेंड फॉर्म लग गया है। यहाँ पर भी देखो वेन ई सा, मतलब उसने देखा, क्लाउड्स इन स्काई सैड, उसने कहा, ये सब पास्ट फॉर्म है। अब एक चीज आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ कहोगे सर वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, आपने लिखा है तो ये प्रेजेंट में है, फिर भी हमने इसे अंडरलाइन कर रखा है, जानते हो क्यों? देखो ये बात सही है कि किसी मोमेंट लेंको ने कहा था कि वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, लेकिन जब उसने कहा उसके बाद अब हम अगर उसे देखेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग वो पास्ट हो चुका है। तो आप जब कहानी को पास्ट में लिखते आ रहे हो, लेकिन फिर भी आप किसी कहे हुए की बात को हूबहू रखना चाहते हो, मतलब उसने प्रेजेंट में कहा तो आप पास्ट में लिखते हुए भी प्रेजेंट में रखना चाहते हो, तो आप इन्वर्टेड कॉमा में कर दोगे। यहाँ देखो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर किसी सेंटेंस को लिखते हो ना, तो ये माना जाता है कि डायरेक्ट लिखा हुआ है, जिसने जैसा बोला आपने वैसा उसको पेस्ट कर दिया, और बाकी ये सब सारी चीजें जो है ना ये पास्ट में मानी जाती हैं। यहाँ देखो इसी लाइन को हमने यहाँ लिखा है कि दे वर गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी उसने अपनी पत्नी से क्या कहा, वी का बन गया दे और आर का बन गया वर, यानी ये इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ है। ऐसा दे आर गोइंग टू गेट सम वाटर लेंको ने नहीं कहा था, उसने ये वाली बात कही थी, लेकिन इसकी बात को हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे। तो अगर आप किसी अदर सेंटेंस का यूज करते हो अदर टेंस में, यानी पास्ट में प्रेजेंट का यूज करना चाहते हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे, अदरवाइज टोटल को पास्ट में कर दोगे तो एक सिंपल पैराग्राफ बन के सामने आएगा। बाकी यहाँ पर भी देखो पास्ट
ये भी पास्ट फॉर्म है। रोट या फिर गॉट या फिर यहाँ नीडेड, देख रहे हो ना, ये सारे की सारी पास्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। पास्ट वाले हेल्पिंग वर्ड जैसे आपका कुड हो गया, है ना, आपका नीडेड हो गया, वॉज हो गया, डिड हो गया, हैड हो गया, वुड हो गया, है ना, कुड हो गया, इन सब चीजों का यूज करना है आपको अगर पास्ट में लिखते हो तो। और आपसे बताया ना 98% आंसर जो होते हैं ना वो किसमें लिखे जाते हैं, पास्ट में लिखे जाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है ना कि आपको पास्ट का इंडेफिनिट और पास्ट का परफेक्ट, ये दो टेंस अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों में अधिकतर आंसर लिखे जाते हैं। और पास्ट में कॉन्टिन्यूअस भी आपका आता है, तो कॉन्टिन्यूअस तो आसान है, वॉज वर या फिर इनके साथ आप फोर्थ फॉर्म का यूज कर देते हो, तो इनका आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग लिखने का पहला पार्ट है, जिसको हमने आपको बता दिया कि सिंगल टेंस का यूज करोगे आप पास्ट का तो पास्ट का। नीचे लिखा है ना कि हैप्पी एंड पॉजिटिव एंडिंग। आपको किसी भी आंसर की एंडिंग को ना पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव इन द सेंस क्या है कि मतलब सुनने से ये लगे ना कि चलो अंत में भला हो गया, मतलब अंत में पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, लिखा है कि एट लास्ट, ये लास्ट है, यहाँ पर टी छूट गया है, एट लास्ट ही गॉट, अंत में उसने पाया, फ्रॉम गॉड एज ही नीडेड, भगवान से उसने अंत में वो चीज पा लिया जिसकी जरूरत थी। किसको? लेंको को। यानी उसने अगर भगवान से अपनी जरूरत को पूरा कर लिया तो ये एक पॉजिटिव बात है, नो डाउट एक पॉजिटिव बात है। तो इसकी एंडिंग हम क्या कर रहे हैं, हैप्पी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये ट्राई करना है ना कि एंडिंग जो हो वो हैप्पी हो, एक पॉजिटिव एंडिंग हो। तो इससे क्या होता है ना, एक रीडर के ऊपर अच्छा इफेक्ट आता है और आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट को जरा डिस्कस करते हैं। देखो ये सेकेंड पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पहले आपसे बताया था कंटेंट शुड नॉट बी कॉपीड। कंटेंट जो बुक में दिया रहता है या किसी पैसेज में दिया रहता है, आपको उसको बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी और सीबीएसई इसके सख्त खिलाफ है। और बहुत सारी स्कूल्स में क्या करते हैं ना कि साइड बुक लगा देते हैं और आप आंसर डायरेक्टली बुक से लिख लेते हो, उसे चेक कर दिया जाता है, आपको एक भी गलती का पता नहीं चलता। लेकिन जब आपको खुद से लिखना होता है ना तो गलतियां बहुत ज्यादा सामने आने लगती हैं, आपका नंबर रिड्यूस हो जाता है। आप इस चीज को समझ नहीं पाते हो कि हमने गलती कहाँ किया था। सीबीएसई बहुत ज्यादा हद तक प्रेफर करती है, या फिर अदर संस्थाएं भी बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं कि कोई भी कैंडिडेट बेशक थोड़ा गलत लिख रहा है उससे नंबर दिया जाएगा, बट कंटेंट उसके होने चाहिए, थिंकिंग स्टाइल उसके अपने होने चाहिए। एक क्वेश्चन और एक आंसर दे करके हमने आपको समझा रखा है कि इसमें कैसे क्या किया जाता है। क्वेश्चन है कि राइट फ्यू लाइंस अबाउट लेंको। लेंको के बारे में आपको कुछ लाइन लिखना है। मान लो आपने ऐसे लिख दिया, लेंको वाज अ फार्मर, ही वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ही वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड, ही रोट इन लेटर दैट God, if you don't help me and I and my family will be hungry this year। मान लो अगर आपने ऐसा लिख दिया तो चलो ऐसा आंसर राइटिंग तो बहुत लोग कर जाते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखो कि एन ऑक्स ऑफ अ मैन जो है, ये लाइन जो है, या फिर ये जो आप हेल्प नहीं करोगे तो हमारी फैमिली भूखे रहने वाली है, ये सारी जो लाइन है ना ये ऑलरेडी बुक में दी हुई है और आप इसी हूबहू उठा के कॉपी कर रहे हो, तो ये पता चल जाएगा ना कि आपने या तो क्रैमिंग किया हुआ है, बहुत अधिक रटा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं से एक आइडिया लेकर के और इसको किसी तरह लिख दिया है। नंबर कट सकते हैं आपके। नीचे लिखा है ना कि ट्राई टू फॉलो दिस वे, इस तरीके को जरा फॉलो करने का प्रयास करो। हमने एक आंसर छोटा सा बनाया है, एक ओवरव्यू दिखाने के लिए आपको कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, ताकि ये इफेक्टिव बन जाए। कह रहा है कि एज वी हैव नोन दैट, जैसा कि हम पहले से जान चुके हैं कि अ हार्ड वर्कर विथ डीप फेथ इन गॉड, एक बहुत कठिन काम करने वाला, हार्ड वर्क काम करने वाला, एक हार्ड वर्कर, काफी हद तक हार्ड काम करने वाला आदमी जिसका गॉड के अंदर बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास है, हैज बीन सोड इन लेंको। लेंको के अंदर दिखाया गया है। मतलब ये पूरी लाइन क्या कहती है कि जैसा हम जान चुके हैं कि एक हार्ड वर्कर और एक डीप फेथ वाला आदमी लेंको के अंदर दिखाया गया है। यानी लेंको को एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताया गया है जो एक हार्ड वर्कर भी है और साथ ही उसका बहुत ही फर्म फेथ है भगवान के अंदर, दृढ़ विश्वास है भगवान के अंदर। तो देखो ऐसा हमने जो लिखा है ना,
ये लाइन आपको बुक में नहीं मिलने वाली है। हालांकि बुक के बेसिस पे ही हमने इस आंसर को लिखा है, ऐसा नहीं कि हम आउट ऑफ बुक जाकर के लिख रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो अगर इस तरीके को आप यूज करते हो ना, तो एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग आपकी मानी जाएगी। अगली स्लाइड में देखते हैं अगले पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। अगला पॉइंट है अ प्रॉपर आंसर कंटेन सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट। अभी हमने जैसा डिस्कस किया, आपको फिर बता रहे हैं कि एक प्रॉपर आंसर राइटिंग अगर आप करने जा रहे हो ना, तो उसके अंदर जो कंटेंट होती है, कंटेंट यानी रखी जाती है, ऐड की जाती है, वो सेल्फ क्रिएटेड होती है। यानी जो कंटेंट उस पैसेज के अंदर लिखा हुआ है, या फिर बुक के अंदर दिया गया है, या फिर किसी लेसन में ऐड किया गया है, ठीक उसके बेसिस पे ही आप अपना तरीका लगा करके एक कंटेंट तैयार कर लोगे। कह रहा है कि यू आर टू टेक इट केयर। R2 का मतलब ना है होता है, ग्रामर के लेसन में हम आपको बताएंगे इसको। यू आर टू टेक इट केयर, आपको इस बात का ध्यान देना है दैट की कंटेंट ऑफ आंसर शुड बी सेल्फ क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंटेंट इन बुक। इस चीज को ध्यान देना कि आपके कंटेंट होने चाहिए, और जो बुक के अंदर कंटेंट दिया हुआ है ना, उसी के बेसिस पे आपको लिखना है। बुक के अंदर जो कंटेंट दे रखा है उसके बेसिस पे आपके आंसर क्रिएटेड होने चाहिए, यानी अपने दिमाग से लिखे होने चाहिए। एक क्वेश्चन और एक आंसर के माध्यम से इसको भी देख लो। एक्सप्लेन, आप उस चीज को एक्सप्लेन करो दैट पोएट वांट्स टू टेल इन डस्ट ऑफ स्नो। पोएट डस्ट ऑफ स्नो के अंदर जो बताना चाहते हैं उस चीज को आप एक्सप्लेन करो। अब देखो, मान लो आपने लिख दिया कि इन दिस पोएम अ क्रो फॉल्स डाउन द वाटर फ्रॉम हेमलॉक ट्री ऑन द पोएट्स हेड एंड हिज मूड टर्न्स पॉजिटिवली। अगर आपने लिख दिया कि एक कौवा एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से क्या करता है, कुछ पानी की बूंदों को गिरा देता है पोएट के हेड पे, और उनका मूड अचानक से पॉजिटिवली चेंज हो जाता है। अगर आपने ऐसा लिखा, बहुत लोग लिखते हैं, तो होगा क्या, आपने हूबहू एक कौवा था पोएट के सर पे गिरा दिया पानी, उनका मूड चेंज हो गया। एक सब तो ऑलरेडी एक पोएम में दे रखा है, और पोएम जस्ट लाइक एक पर्दा होता है, आगे कुछ और लिखा रहता है, पोएम के पीछे कुछ और समझाया जा रहा होता है, हमें समझना होता है अपनी लिटरेरी टर्म के आधार पे। तो इसको हम अगर गलत माने तो नीचे एक आंसर बनाने का प्रयास हमने कर रखा है, आप थोड़ा सा देख लो इसको, और इसको देख करके समझने का प्रयास करना कि किस तरीके से लिखा गया है। In this poem, the superstition and discrimination has been pointed out which defies the humanity। देखो यहाँ पर has ना होकर के have होगा, है ना, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो कह रहा है कि इस पोएम के अंदर ना सुपरस्टिशन माने अंधविश्वास और डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव दिखाया गया है, जो चीज डिफाइल कर देती है किसको, ह्यूमैनिटी को। कह रहा है कि ये जो चीजें है ना, जो चीज इसमें दिखाई गई है ना, वो डिफाइल कर देती है ह्यूमैनिटी को, यानी मानवता को। तो ये क्या है ना, ये आंसर लिखने का अपना एक स्टाइल है जो हमने क्रिएट कर रखा है, आप भी क्रिएट कर सकते हो। इस पोएम के अंदर भेदभाव को ही तो दिखाया गया है ना, अंधविश्वास को शो किया गया है, और ये दोनों चीज जो है ना, वो ह्यूमैनिटी को डिफाइल करने के लिए बहुत ज्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप इस तरीके से किसी आंसर का स्टार्टिंग कर सकते हो, जो कि काफी इफेक्टिव माना जाता है। अगला पॉइंट देखो, डिस्कस करते हैं पैराग्राफ की चेंजिंग। इसे हमने बताया आपको, पैराग्राफ की चेंजिंग रियल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप 9th में हो या फिर 12th में हो या फिर उससे ऊपर की क्लास में जा रहे हो, ग्रेजुएशन में जा रहे हो, मास्टर्स करने जा रहे हो, तो वहां पे इन चीजों को बहुत ज्यादा हद तक चेक किया जाता है कि आपकी जो स्टाइल है, क्या वो पैराग्राफ की चेंजिंग में है या फिर पॉइंट आउट कर रहे हो आप वन बाय वन करके। जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं ना 8वीं तक के, वो किसी आंसर में 1 2 3 ऐसे पॉइंट करके वो क्या कर देते हैं, किसी चीज को लिख देते हैं, किसी आंसर में अलग अलग पॉइंट को 1 2 3 4 करके लिखते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम 1 2 3 4 करके ना लिख करके ना पैराग्राफ को चेंज कर देते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि पैराग्राफ हमने अगर चेंज किया है तो इस मैटर को चेंज कर दिया गया होगा। मतलब एक आंसर राइटिंग में जितने मैटर्स लिखे जाते हैं, उन मैटर को चेंज करने के लिए मैंने पैराग्राफ की चेंजिंग कर दी है। यू मस्ट चेंज द पैराग्राफ व्हेन यू फिनिश अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आंसर। अगर आप एक आंसर का पर्टिकुलर पार्ट खत्म कर लेते हो, मतलब एक आंसर में कोई 1 2 लाइन खत्म कर लेते हो, दूसरा मैटर टच करने वाले हो, तो आपको पैराग्राफ की चेंजिंग कर देनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, पैराग्राफ कैसे चेंज किया है हमने।
30 years of deep and painful struggle were passed by Nelson Mandela in prison because he wanted to found a civilized society. कह रहा है कि बहुत ज्यादा पेनफुल और बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला 30 साल बिता दिया गया नेल्सन मंडेला के द्वारा जेल में। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो फाउंड करना चाहते थे। फाउंड माने स्थापना करना। वो फाउंड करना चाहते थे एक सभ्य समाज को, सिविलाइज्ड सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया और बहुत पेनफुल और स्ट्रगल तरीके से उनको क्या कर दिया गया, 30 साल उसके अंदर रखा गया। अब नेल्सन मंडेला के चैप्टर में ये तो एक बात हो गई। दूसरा क्या लिखा है, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस हैव बीन शोड इन हिज ऑटोबायोग्राफी विच मस्ट, यहां बी छूट गया है, मस्ट बी फुलफिल्ड। कह रहा है कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन दिखाए गए हैं, मतलब कर्तव्य बताए गए हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी में, इनकी आत्मकथा में, जिसको भरा जाना चाहिए। मतलब हर एक नागरिक को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। अब यहां तक जो बात हो रही थी सोसाइटी तक, वो तो ये हो रही थी कि इनको 30 साल जेल में बिताना पड़ गया, लेकिन यहां से मैटर चेंज हो गया। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन को हम बताने लग गए, तो ये चीज भी उनके ऑटोबायोग्राफी में ही एडेड है, लेकिन इस आंसर में यहाँ टॉपिक चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे ना कि ऊपर वाली लाइन का, मतलब जहां आपको पैराग्राफ चेंज करना है उसके ठीक ऊपर वाली लाइन का पहला वर्ड का लास्ट लेटर। अब इस लाइन का सिविलाइज्ड सोसाइटी का पहला वर्ड तो सिविलाइज्ड है और लास्ट लेटर आपका डी है, ठीक इसके नीचे से स्टार्ट कर देंगे। इसके नीचे से अगली लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर जब पलटेंगे वापस आएंगे तो ये पुराने वाले पैटर्न को फॉलो कर लेंगे। तो ये जो आपका गैप बनता है ना, यही पैराग्राफ की चेंजिंग होता है। यानी पैराग्राफ की चेंजिंग को लाइन छोड़ना नहीं कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अब सोसाइटी जहां हुआ है ना, यहां से लिखना शुरू कर देंगे, ये बात गलत हो जाती है। आपको बस एक वर्ड, चाहे ये वर्ड इतना बड़ा होगा तो आप यहां से लिखोगे, ये वर्ड अगर इतना बड़ा होगा तो ठीक इसके नीचे से लिखोगे। डजंट मैटर कि वर्ड कितना लंबा होता है, आपको उतना ही जगह छोड़ना है। तो ये पैराग्राफ की चेंजिंग आपको एक इफेक्टिव आंसर बनाने का ना एक बहुत अच्छा जरिया है, जहां से रीडर को ये पता चल जाता है कि आपकी आंसर राइटिंग लिखने की जो स्टाइल है ना वो बहुत ही अच्छी है, डिसेंट है, और आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अगले स्लाइड में क्लोजिंग पॉइंट के बारे में बताया गया है कि जब आप एक आंसर को क्लोज कर रहे होते हो, यानी उसके लास्ट वाले पैराग्राफ को एंडिंग वे में लिख रहे होते हो, तो आपको क्या ध्यान देना है, यू आर टू पे योर अटेंशन, आपको अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित रखना है, अटेंशन करना है टुवर्ड्स एंडिंग पैराग्राफ ऑफ आंसर, एक आंसर की एंडिंग पैराग्राफ पे। यानी जब आप एक आंसर का एंडिंग पैराग्राफ लिख रहे होते हो तो आपको क्या अटेंशन करना होता है, क्या ध्यान देना होता है। एग्जाम्पल में देख लो, देखो ये जो डॉट 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 आप देख रहे हो ना, यहाँ पर किसी आंसर को ऑलरेडी लिखा गया है। अभी ऊपर वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं उस आंसर के, ये लास्ट वाले पैराग्राफ जिसको हम क्लोजिंग पॉइंट कहते हैं, इसे हम देखेंगे। इसे हमने क्रिएट कर रखा है, आप भी बना सकते हो चाहो तो। कह रहा है कि इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट इफ वन हैज अ फर्म फेथ इन गॉड, कि एक आदमी का अगर फर्म फेथ हो गॉड के अंदर, यानी दृढ़ विश्वास हो भगवान के अंदर, तो ही गेट्स हिज विश, वह अपना विश पूरा कर ही लेता है, उसे उसका मनचाहा चीज मिल जाता है। एज लेंको हैज बीन ग्रांटेड, जैसा लेंको को दिया गया है, हिज विश एंड हिज फेथ हैज नॉट बीन ब्रोकन, जैसे कि लेंको को उसका विश दे दिया गया है, जो वो चाहता है वो उसे मिल गया होता है, और साथ ही उसका जो फेथ है ना उसे ब्रोक नहीं किया गया है, मतलब तोड़ा नहीं गया है। यानी उसके विश्वास को भगवान ने रख लिया है, उसका विश्वास टूटा नहीं है और उसका विश उसे मिल गया है। तो ये क्या है ना कि क्लोजिंग पैराग्राफ में देखो हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर, कि उसका विश उसे मिल गया है, यानी ये पॉजिटिवली हम ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। यानी इस आंसर को हम एक हैप्पी एंडिंग दे रहे हैं, एक अच्छा अंत दे रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि चलो अंत भला तो सब भला। अंत अगर सही हो गया, लेंको को उसका विश मिल गया, उसका विश्वास न टूटा, तो ये बात अच्छी है, तो इसे हैप्पी एंडिंग कहते हैं। अगला है ना कि फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब एंड सिंथेसिस शुड बी यूज्ड। ये क्यों हम करते हैं तो देखो बता दें, द अबव मेंशन्ड पॉइंट शुड बी यूज्ड इन आंसर to make it effective and special because of being it the part of literature। कह रहा है कि एक लिटरेचर के पार्ट होने की वजह से
ये चूंकि आंसर राइटिंग एक लिटरेचर का पार्ट, साहित्य का पार्ट होता है, इसलिए आपको क्या करना है ना कि इसमें फ्रेजल वर्ड, प्रोवर्ब या फिर सिंथेसिस, सिंटैक्स का यूज जरूर करना है, ताकि पता चले कि आपकी आंसर राइटिंग का स्टैंडर्ड कितना हाई है, आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को ना पेश कर सकते हो अपनी भाषा में, अपने स्टाइल में। एग्जाम्पल में देखो लिखा है कि लिंको वांटेड टू ब्रिंग होम, माने समझाना। लिंको ब्रिंग होम करना चाहता था, समझाना चाहता था। अब देखो यहाँ पर ब्रिंग होम अलग अलग करोगे ना तो इसका दूसरा ही मतलब निकल जाएगा। ब्रिंग का मतलब लाना होता है, होम का मतलब घर होता है, लेकिन यहाँ ब्रिंग होम का मतलब समझाना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लिंको भगवान को समझाना चाहता था, गॉड को समझाना चाहता था कि गुड और बैड फॉर अस इज योर एस्पेक्ट, अच्छा हो चाहे बुरा हो हमारे लिए ये आपके पहलू होते हैं, यानी आपका एस्पेक्ट होता है, आपकी इच्छा होती है। ये उनको बताना चाहता था कि मेरे साथ गलत हुआ है तो वो भी आप ही के द्वारा किया गया है, अच्छा होगा तो वो भी आप ही के द्वारा किया जाएगा। आगे कह रहा है कि ही वॉज टू पुअर टू सर्वाइव, यहाँ देखो दैट ईयर सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। कह रहा है कि वो इतना गरीब था ना कि वो उस साल सरवाइव नहीं कर सकता था, अपना गुजारा नहीं कर सकता था, इसलिए भगवान को उसने एक पत्र लिख डाला। अब जैसे मान लो लिखा हो कि वह इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता, या वह इतना कमजोर था कि वह दौड़ नहीं सकता था, तो अगर दो सेंटेंस लिखोगे ना तो लिखोगे ही वॉज, है ना, वेरी वीक, सॉरी आप यहां लिखोगे ही वॉज वेरी वीक, वह बहुत ज्यादा कमजोर था, और यहां पे लिखोगे ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सका, है ना। लेकिन इस दोनों सेंटेंस को अगर सिंथेसिस यूज करोगे आप तो एक अच्छा सेंटेंस दे सकते हो। तो लिखोगे जानते हो क्या, ही वॉज टू, ए टी डबल ओ वाला है, टू वीक टू रन। अब इसका मतलब निकलेगा ना, देखो टू टू का यूज भी कहते हैं, एक टू यहाँ पे है आपका और एक टू यहाँ पे है, डबल ओ वाला है और एक सिंगल ओ वाला है। इसका मतलब निकलता है कि वह इतना कमजोर था कि वह दौड़ नहीं सकता था। आई एम टू पुअर टू गिव यू अ बुक, मैं इतना गरीब हूं कि आपको एक बुक दे नहीं सकता, है ना। ही वॉज टू पुअर टू गिव मी अ बुक, वह इतना गरीब था कि वह मुझे एक बुक दे नहीं सकता था। तो उस तरीके से यहाँ पे अगर आप स्प्लिट करके लिखोगे तो होगा कि लेंको वाज वेरी पुअर, लेंको बहुत गरीब था, ही कुड नॉट सर्वाइव दैट टाइम या फिर दैट ईयर, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। लेकिन हमने यहां पर बदल के सिंथेसिस का यूज करके क्या लिख दिया है कि ही वॉज टू पुअर टू सर्वाइव दैट टाइम या फिर दैट ईयर। तो आप इस तरह के फैक्टर्स का यूज कर सकते हो, इससे पता चलता है ना कि आपकी आंसर राइटिंग की स्टाइल बहुत अच्छी है और आप जानकारी रखते हो कि एक अच्छा आंसर कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक और लास्ट पॉइंट बच गया है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इनिशियल या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन आंसर। अगर इनिशियल पॉइंट जो होता है ना एक आंसर का, या फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट एक आंसर का होता है ना, वो इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन यहाँ पे वर्क करता है। तो जरा देखो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन आंसर क्रिएट्स एन इम्प्रेसिव थॉट इन रीडर्स माइंड। ये रीडर कौन है, ये आपके एग्जामिनर होते हैं जो आपकी कॉपी को चेक करते हैं, इवैल्यूएटर होते हैं। अगर आप एक स्टार्टिंग पॉइंट को अच्छा बनाते हो ना तो एक इम्प्रेसिव थॉट क्रिएट कर देता है रीडर के माइंड में, यानी पता चल जाता है कि स्टार्टिंग अगर आपने इतनी इफेक्टिव तरीके से किया है तो आपको पता है कि आप कैसे लिखना चाहते हो, एक अच्छी राइटिंग कैसे लिखते हैं आप जानते हो, आपका स्टैंडर्ड हाई है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, द क्रिएशन एंड कंपोजिशन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो क्रिएशन है या फिर जो कंपोजिशन है ना, कह रहा है कि कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट वन ऑफ इंग्लिश, उसे इंग्लिश का बेस्ट वन कंसिडर किया जा सकता है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के अंदर उसे बहुत अच्छा हम मान सकते हैं, सबसे अच्छा मान सकते हैं। इवन बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा ही होता है। तो यहां देख लो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, द क्रिएशन एंड कंपोजिशन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर और पोएट्री। कह रहा है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कंपोजिशन है ना, या फिर उनका जो क्रिएशन है जो उन्होंने लिख रखा है, दे रखा है हमें पढ़ने के लिए, उसे कंसीडर किया जा सकता है बेस्ट वन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर और पोएट्री, यानी पोएट्री हो, लैंग्वेज हो या फिर लिटरेचर हो आपका इंग्लिश का, उसके सेक्टर में हम बेस्ट पार्ट मान सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पार्ट को। देखो ये
ये ओरिजिनलिटी हम नहीं दर्शा रहे हैं, एक लिखने का स्टाइल आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लिखा गया है। आगे कह रहा है कि इन हिज एडिशन, उन्होंने अपने एडिशन संस्करण में जो दिया है उसमें फायर एंड आइस हैज बीन आल्सो डिलीवर्ड विच कॉन्वेज अ डिसेंट मीनिंग टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। कह रहा है कि उन्होंने जितने भी संस्करण दिए हैं ना, जितने भी पार्ट्स उन्होंने तैयार किए हैं, लिखे हैं ना, उसके अंदर जो फायर एंड आइस है ना, हैज बीन आल्सो डिलीवर्ड, उन्हीं के द्वारा डिलीवर किया गया है, विच कॉन्वेज, जो बयां करता है, बताता है, दिखाता है ना, द डिसेंट मीनिंग टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति एक बहुत अच्छा चीज दिखाता है, दर्शाता है। तो देखो ये एक लिखने का स्टाइल है, किसी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए इफेक्टिव वर्ड, किसी पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए इफेक्टिव सेंटेंस, और किसी कहानी को स्टार्ट करने के लिए इफेक्टिव पैराग्राफ बहुत ही मायने रखता है अपने आप में। तो आप स्टार्टिंग कैसे करते हो ना, स्टार्टिंग के और भी तरीके होते हैं, जैसे आप लिखते हो ना कि सो फॉर एज दिस कंटेंट, या आंसर कुछ भी लिख सकते हो, कंटेंट लिख देते हैं यहाँ पे, कंटेंट इज कंसर्न्ड, है ना, जहां तक इस कंटेंट को कंसर्न किया जाता है, और कॉमा देके फिर आगे अपनी बात। बहुत सारा तरीका है लिखने का, है ना। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कंटेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। आगे लिख सकते हो कि एज आई थिंक दिस कंटेंट इज, आगे उसका मतलब क्वालिटी। इस तरीके से आप स्टार्ट करने के कई तरीके अपना सकते हो, देख भी सकते हो कहीं पर भी, या फिर हम इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको क्रिएट कर देंगे। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी क्लास में हो तो इस आंसर राइटिंग के तरीके को अपने पास बनाए रखोगे ना, तो कभी भी आपके नंबर रिड्यूस नहीं होंगे। जो भी अब तक हमने आपको समझाया है ना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक पे क्लिक करना, टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, ज्वाइन कर लेना, और वहां पर जाकर के आपको सेंट्रल आइडिया का, टेंस का, इसका सब चीज का पीडीएफ आपको मिलेगा, क्विज वगैरह मिलता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें कोई अगर पहलू आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बोलना, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और आंसर राइटिंग ये 9 से लेकर के 12 तक ही नहीं, जबकि हायर क्लास के लिए भी है और लोअर क्लास के लिए भी, अगर आपको समझ में आता है तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।